साल पाकिस्तान में CSS का एग्ज़ाम दिया जाता है और इसमें फेलियर रेशो बहुत ज़्यादा आती है। ज़्यादातर बच्चों को जो मसाइल का सामना होता है वो इसमें इंग्लिश में फ़ेस करना पड़ता है। इन्हीं मसाइल पर डिस्कस करने के लिए हमारे पास प्रोफेसर तैयब साहिब हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह। अच्छा सर, हाल ही में CSS का रिज़ल्ट आया है। इसमें जो पासिंग रेशो है ओवरऑल वो कितनी आई है और कितने परसेंटेज जो है वो इंग्लिश में लोग बच्चे फेल हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। CSS का जो रिज़ल्ट आया, हर साल देखा जाता है कि जो पास परसेंटेज है वो हमेशा 3% से नीचे ही रहती है। 2% और 3% के दरमियान में रहती है। और एक जो कह लें कि नाइटमेयर है जिसमें फेलियर सब ज़्यादा होता है, वो बदकिस्मती से इंग्लिश हुआ करता है। चाहे वो इंग्लिश ऐसे हो, चाहे वो इंग्लिश प्रेसी हो, तो ये वो दोनों सब्जेक्ट हैं जो हर साल बहुत ज़्यादा हिट हुआ करते हैं। अगर हम इसकी कॉजेज़ को देखें कि क्यों ऐसा हुआ करता है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चे का अपना जो स्टेमिना है, रीडिंग हैबिट्स हैं, रीडिंग एबिलिटी है, वो तकरीबन ना होने के बराबर हुआ करती है। क्योंकि जो CSS के एग्ज़ाम्स हैं, एक दिन में 2 पेपर होते हैं, यानी कि कंसेक्टिव 6 घंटे बच्चे ने एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठना है कि पहले 3 घंटे का पेपर है, फिर 2 घंटे की ब्रेक, उसके बाद फिर 3 घंटे का पेपर है। तो जब बच्चे ने CSS को पढ़ना शुरू किया तो 2 प्रॉब्लम्स हैं जो उसको फेस करना पड़ती हैं। एक, उसकी जो पर्सनल रीडिंग वो ना होने के बराबर होती है। फिर दूसरा, उसका मुसलसल बैठकर लिखना, क्योंकि जब तक वो 6 घंटे बैठ के लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेगा वो कभी भी गो थ्रू नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर तीसरी जो बड़ी रीज़न है फेलियर की, कि बच्चा खौफज़दा होता है उस चीज़ से जिसके ऊपर उसकी ग्रिप नहीं है। बच्चा इस्लामिक स्टडीज़ है जो उसने पूरी ज़िंदगी पढ़ी होती है, हत्ता कि इस्लामिक स्टडीज़ समटाइम्स दूसरे नंबर पे आता है जो सबसे ज़्यादा हिट होता है। और इस साल भी 2024 जो रिज़ल्ट है उस साल भी ऐसा ही हुआ। इस्लामियत जो है वो दूसरे नंबर पे था जिसमें फेलियर सबसे ज़्यादा थी। तो बच्चे के पास जब वो स्टडीज़ शुरू करता है, कोई एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं है। मुख्तलिफ अकेडमीज़ में बच्चा जाता है, एकेडमीज़ वाले फियर बेचते हैं, बच्चे को डराते हैं कि ऐसे ना किया तो ये हो जाएगा, वो ना पढ़ा तो ये हो जाएगा। एकेडमीज़ तो अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बच्चा जल्दी आए, वहाँ पर बैच पढ़े और निकल जाए ताकि अगला बैच शुरू किया जाए। कभी भी ये तालीमी इदारे इस सिनेरियो से सोचते ही नहीं है कि क्या ये बच्चा CSS कर लेगा या नहीं कर लेगा, क्या इसकी बैकग्राउंड पस मंज़र या उसकी बेसिक्स ऐसी हैं कि जो उसको CSS करने में सपोर्ट कर सकती हैं। वो कभी ऐसा सोचते नहीं है। चूँकि हमारा आज का टॉपिक है वो इंग्लिश के हवाले से, इंग्लिश के 2 पेपर्स हैं, एक प्रेसी कंपोजिशन का पेपर और दूसरा एसे का पेपर है। CSS के जब एग्ज़ाम्स शुरू होते हैं तो पहला पेपर हुआ करता है एसे का, 3 घंटे का पेपर है और वो पहला पेपर है और अक्सर जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए तो वो आखिरी पेपर साबित होता है, क्योंकि वहीं पर उनको अंदाज़ा हो जाता है कि वो ये क्लिक नहीं कर पाएंगे, इसलिए बच्चे वो मायूस हो जाते हैं और मायूस होकर उसको छोड़ के वो चले जाया करते हैं। ऐसे माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, ऐसे में फियर क्या है? अब CSS के बच्चे के पास नॉलेज की कमी नहीं है, वो कॉम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज भी उसके पास होता है, स्पेसिफिक नॉलेज भी होता है और वेरिएशंस हैं इनके बैकग्राउंड में। जी। अब इसमें कौन सा बच्चा एसेस को आसानी से हल कर लेता है और इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम आम बच्चा जो कन्वेंशनल वे ऑफ जो बोर्ड है टीचिंग उसका एजुकेशन का उससे चल कर आ रहा है, मिसाल के तौर पर उसमें गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में चला है, ऐसे बच्चों को कौन से मसाइल दरपेश होते हैं जो उन बच्चों को नहीं होते जो प्राइवेट या निजी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ रहे होते हैं? इसके हम 2 हिस्से कर लेते हैं। एक तो वो जिनके जो बैकग्राउंड है वो बड़े हम्बल सर्कमस्टांसिस में पढ़ा उन्होंने और या प्राइवेट एजुकेशन हासिल की उन्होंने, खुद साख्ता जो कहने की तालीम हासिल की उन्होंने, या फिर कह लें कि जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, प्राइवेट उन्होंने तालीम कहीं इदारे में एडमिशन नहीं लिया। तो ऐसे जो बच्चे हैं इनका फेलियर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हुआ करता है, क्योंकि उनका इंग्लिश के साथ एक तो एसोसिएशन वैसी नहीं होती और उनकी फिर ग्रिप नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। और चूँकि CSS सिर्फ इल्म का इम्तिहान नहीं हुआ करता। अब देखें जैसे एसे है ना, एसे में सिर्फ इंग्लिश चेक नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर जेंडर इक्वलिटी पे कोई एसे आ गया,
या क्लाइमेट चेंज के ऊपर ऐसे आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ऐसे आ गया। बच्चे ने ये मज़ामीन तो पढ़ रखे होते हैं, उसके पास बहुत सा नॉलेज हुआ करता है, लेकिन नॉलेज होना काफ़ी नहीं है। उस नॉलेज को ऐसे के पैटर्न पर ढालना, किस तरह से लिखना, कितना लिखना, क्या लिखना, किस पर्सपेक्टिव में लिखना, और उसकी कौन सी डोमेन पूछी गई है, जब तक वो ये चीज़ नहीं लिखेगा कभी भी पास नहीं हो सकता। आपने कहा इंग्लिश के ऐसे में सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं होता, सिर्फ इंग्लिश नहीं देखी जाती। जी ऐसे तो एग्जामिनर ये लेकिन देखी तो जाती है, इंग्लिश भी देखी जाती है, नॉलेज भी देखा जाता है, इसके अलावा क्या चीज़ देखा जाता है जो बच्चा मिस कर रहा होता है? क्योंकि एक बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ रहा है, उसका बैकग्राउंड इतना है कि वो फ्लुएंट है, फैमिली में भी इंग्लिश बोली जाती है। क्या जो बच्चा इंग्लिश में फ्लुएंट है, उसके प्रायर नॉलेज में इंग्लिश है, वो सोचता भी इंग्लिश में ही है, क्या वो बच्चा बेहतर परफॉर्म कर सकता है? अगर उसके पास नॉलेज भी है, वो इंग्लिश बोल भी रहा है, उसको इंग्लिश की नाव भी है, लिखना कैसे है, ये बच्चे भी फेल होते हैं। ऐसे में ये इन बच्चों में क्या कमियां कोताहियां होती हैं? जैसे मैंने पहले कहा कि नॉलेज होना काफ़ी नहीं हुआ करता। अल्टीमेटली ऐसे बच्चों को अपर एज तो मिलता है जिनके जो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश बेस्ड हुआ करते हैं, इंग्लिश मीडियम बेस्ड होती है, जिनके फैमिलीज़ के अंदर इंग्लिश बोली समझी जाती है। इनका फेलियर क्यों हुआ करता है? उसकी वजह ये है कि इनके पास नॉलेज तो है, लेकिन बात फिर घूम फिर के वहीं पे आएगी कि उस नॉलेज को एक ख़ास एंगल से प्रेजेंट किस तरह करना। क्योंकि जो ऐसे राइटिंग है ये टारगेट ओरिएंटेड हुआ करती है, टॉपिक एक ही है, हर साल उस टॉपिक पर ऐसे पूछा जाता है, लेकिन बच्चे कुछ क्रैम्ड मटेरियल, अगर हम FPSC की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे जो एग्जामिनर रिपोर्ट होती है उसको पढ़ें, वहाँ बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखा जाता है कि बच्चों ने कुछ क्रैम्ड मटेरियल लिखा होता है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसको हम ओवरऑल कहते हैं एक्सप्रेशन, उसका बड़ा पुअर हुआ करता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर उसका सही नहीं होता, ग्रामेटिकल एरर बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं, इवन वो टॉपिक को डीकोड भी नहीं कर पाता। तो ये बेसिक चीज़ें हुआ करती हैं, उसके फेलियर की सबसे बड़ी वजूहात हुआ करती ऐसे में कोहेरेंस क्या चीज़ होती है? हम अक्सर सुनते हैं टीचर्स के कोहेरेंट होना चाहिए। अच्छा, इस चीज़ को ज़रा बयान करेंगे आप? अच्छा, कोहेरेंस और कोहेजन तो बेसिक टर्म्स हैं जो ऐसे राइटिंग में इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं। जैसे ऐसे का बेसिक टॉपिक है, हमारे तमाम आइडियाज़ जो हमने मेन हेडिंग्स आउटलाइन में लिखनी है, हर मेन हेडिंग जो सब हेडिंग है वो लिखनी है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोहेरेंट होनी चाहिए जो थीम ऑफ द एसे है। अगर हमारा थीम कुछ और है, हम उसमें जो सब हेडिंग्स बना रहे हैं, जो मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उससे रेलिवेंट नहीं है, तो हम ये कहेंगे इसके आइडियाज़ के अंदर लिंक मौजूद नहीं है। मतलब कॉन्टेक्चुअल जो आपको एक टॉपिक दिया है उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको स्पेसिफिक टर्म्स भी होती हैं, वो भी यूज़ करनी चाहिए। अगर हम इसको लेके जार्गन की बात करें, स्पेशल जो डिक्शन ऑफ द लैंग्वेज है उसकी बात करें, वो तो एक कह लें कि प्लस पॉइंट हुआ करता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ जाएगी, कोहेरेंस हुआ करती है आइडियाज़ के अंदर कि आइडियाज़ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, लॉजिकल उनके अंदर मेंटेन होना चाहिए। और दूसरी चीज़ आ जाती है कि क्या जो हमारी वोकैब है, क्या वोकैब उस टॉपिक बेस्ड है, ऐसा ना हो कि टॉपिक हमसे जो पूछा जा रहा है वो एजुकेशन के ऊपर हो, हम जो जार्गन इस्तेमाल कर रहे हैं, डिक्शन यूज़ करें, वोकैब इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू की बजाय हम उसको सोशल स्ट्रक्चर वाली वोकैब इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम ऐसी जनरल वोकैबरी इस्तेमाल कर रहे हैं जो थीम को हिट नहीं कर रही, उसको टच नहीं कर रहे, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा उसमें फ्लॉज आ जाए। सर, कोहेरेंस, कोहेजन, ग्रामर, कॉन्टेक्चुअल, वर्डिंग, ये सब ठीक है। एक टॉपिक ऐसे में आता है ऐसे कि क्या इज अ करप्शन अ हेल्पफुल फॉर अ सोसाइटी? इफ इट इज देन बिल्ड आर्गुमेंट्स, इफ इट इज नॉट देन बिल्ड अनदर आर्गुमेंट। एक बच्चा कहता है कि ये माशरे के लिए ठीक है, एक बच्चा कहता है ये माशरे के लिए ठीक नहीं है। अब एग्जामिनर इसको कैसे जज करता है? क्या उसमें सिर्फ हमने ऐसे आर्गुमेंट्स बिल्ड करनी है जो एक दूसरे को फेवर करें और कन्विंस करें एग्जामिनर को मैंने जो लिखा है इट्स ओके? क्या ऐसी ये भी चीज़? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये बेसिकली आर्गुमेंटेटिव एसेज हुआ करते हैं जिसमें जो कोटेशन ये क्वेश्चन है ऐसे का, उसमें आपके पास डूज या डोंट्स पूछे जाते हैं, क्या ये सही है या गलत है, मिथ है या रियलिटी है, फैक्ट है या फिक्शन है। तो ये जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे हुआ करते हैं ये काफ़ी हद तक सेफ हुआ करते हैं तालिब इल्म के लिए ऐसे एसेस को अटेम्प्ट करना। अब यहाँ पे बच्चे ने एक स्टांस ले लिया, एक थीसिस स्टेटमेंट लिख ली, चाहे वो करप्शन की फेवर में लिख रहा है चाहे उसके अगेंस्ट लिख रहा है।
चाहे जो भी उसने स्टांस ले लिया, अगर उसने अपने फैक्ट्स एंड फिगर के एतबार से, अपनी आर्गुमेंटेशन के हवाले से उसने प्रूव कर दिया लॉजिकली कि जो करप्शन है इट इज़ सेफ फॉर द सोसाइटी, और उसने लॉजिकली प्रूव किया, फैक्ट्स जैसे भी उसने प्रूव कर दिया, अगर तो एग्जामिनर उससे मुतासर हुआ तो उसको पास कर सकता है।